Welcome back, friends, to our channel E-Learning Commerce Classes. This is part 3 of Chapter 1. Chapter 1 याद है ना आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आगे आगे का लेने से पहले मैं आपको बस याद दिला दूं कि हमने पिछले चैप्टर में क्या लिया था। हमने उसमें देखा था डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसके बाद हमने देखा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। उसमें हमने क्या देखा, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, मिक्स्ड एंड हाइब्रिड बेसिस। फिर हम आगे बढ़ते हुए देखा हमने कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटेंसी क्या है। उसमें हमने देखा रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी। और उसके बाद हमने काफ़ी सारे टर्मिनोलॉजीज़ देखे जो कि हमें अकाउंटिंग में यूज़ आने वाले हैं। फिर हमने बैलेंस शीट के कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देखे, जैसे कैपिटल है, फिक्स एसेट है और वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हुए हमने कुछ टर्मिनोलॉजी प्रॉफिट के बारे में समझा, बैड डेट समझा, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट। फिर हमने देखा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है। अब मैं आगे लेके चलता हूँ आपको कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में। ये सारे कंसेप्ट आपको हमेशा यूज़ आने वाले हैं पूरे लाइफ टाइम में, जब तक आप इस कॉमर्स फील्ड से जुड़े रहोगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कंसेप्ट, पहला है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी यानी क्या? बिजनेस एंटिटी, हम जो भी बुक्स बनाते हैं या अकाउंट्स बनाते हैं, उसे हम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि बिजनेस का ओनर एंड बिजनेस एंटिटी आर डिफरेंट पर्सन। यानी अगर मनु भाई ने 10 लाख की कैपिटल से दुकान शुरू की है, तो 10 लाख उन्होंने बिजनेस को दिया है और बिजनेस की जिम्मेदारी है कि उन्हें वो 10 लाख वापस दे। तो जितने भी खर्चे दुकान के रिलेशन में होंगे वो उनके अकाउंट्स में लिखे जाएंगे, और जितने भी वो पर्सनल एक्सपेंडिचर करेंगे वो उनके पर्सनल एक्सपेंसेस में लिखे जाएंगे, ना कि इस बुक्स में। इसलिए हम कहते हैं बुक बिजनेस एंटिटी एंड बिजनेस मैन इज़ अ डिफरेंट पर्सन। बट ये चीज़ हमें समझना होगा कि अगर मनु भाई कुछ पैसे दुकान से अपने घर लेके जाते हैं, तो उसे हम ड्राइंग के रूप में नोट करते हैं, लेकिन वो ड्राइंग के पैसों का क्या करते हैं वो हम अपने बुक्स में बिल्कुल नहीं लिखते। तो आया समझ में कंसेप्ट बिजनेस एंटिटी। इसका मैं एक एग्जांपल दूं, अगर जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, तो वो कुछ इस तरह से है कि अगर आप बिल्डिंग का कुछ रेंट दे रहे हो और उसी बिल्डिंग में आप रहते भी हो और उसी में ही आपका दुकान भी है, तो उसका रेंट 50-50 हो जाएगा, क्योंकि आप आधा बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो और आधा अपने घर के लिए। तो आपके खर्चे में जो बिजनेस के खर्चे में आएगा वो आधा आएगा और बचा हुआ आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर ट्रीट हो जाएगा। बहुत ही आसान कंसेप्ट था दोस्तों। आगे वाला कंसेप्ट देखते हैं, मॉनिटरी मेजर। रिपीटेडली हमने सुना है कि मनी और मनीज वर्थ, तो यही बात वापस हमें समझाई गई है अपने टेक्स्ट बुक में कि जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं बस हम वही अपने अकाउंट्स में बुक्स में लेते हैं। जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उसे हम बिल्कुल नहीं कंसिडर करते। यानी आप एफिशिएंसी को मेजर नहीं कर सकते हो कि किस एक एम्प्लॉय ने 2 घंटे में कितना आउटपुट दिया और दूसरे एम्प्लॉय ने 1-2 घंटे में कितना आउटपुट दिया। इसे हम मेजर नहीं कर सकते मनी टर्म्स में, इसलिए उसकी रिकॉर्डिंग बुक्स में नहीं होती। वही अगर आप कुछ कंप्यूटर्स लेके आते हो, फैंस लेके आते हो, फर्नीचर बनाते हो अपने बिजनेस में, तो उसे हम तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक वो मॉनेटरी टर्म्स में ना हो। हम बोल सकते हैं कि पंखे लाए हमने 2,000 के, कंप्यूटर लाया हमने 50,000 का, फर्नीचर हमने 20,000 का बनवाया। अब ये मॉनेटरी टर्म्स में हो गया, अब हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद हम इसे समझ सकते हैं कि भाई कितना एसेट हमने खड़ा किया है। तो देखते हैं दूसरा कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट में क्या है कि जो भी हम एसेट्स खरीदते हैं या जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में, उसे हम कॉस्ट पे रिकग्नाइज करते हैं, जिसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं। यानी क्या, आप जितने में खरीदते हो उसी को उतने ही अमाउंट का रिकॉर्ड करते हो, और सिस्टमेटिकली उसका कितना यूज़ साल साल भर हर साल कितना करने वाले हो, उस हिसाब से हम एक एस्टिमेट निकालते हैं और हर साल उसे डेप्रिशिएट करते जाते हैं। मैं आपको डेप्रिसिएशन की कंसेप्ट आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ समझ लीजिए मैं कॉस्ट कंसेप्ट के बारे में क्या कह रहा हूँ। कॉस्ट कंसेप्ट में एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर हमने कोई मशीनरी खरीदी है तो उसे हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लेना है, यानी जितने पे हमने खरीदा है उतने में ही लेना है। समझ लीजिए आपने जिस साल वो मशीन खरीदी वो 3 लाख की थी और दूसरे साल वो मशीनरी 4 लाख में अवेलेबल है, तो हमें ऐसा नहीं करना कि उसे हमारा वैल्यूएशन में 3 लाख की जगह 4 लाख कर दे। हमने जितने में खरीदी हम उतने में ही रिकॉर्ड करेंगे और उसे हम जब तक
बिजनेस कंटिन्यू है उसी कॉस्ट पे कैरी करेंगे और उसके ऊपर हम अप्रोप्रिएट डेप्रिसिएशन देते रहेंगे। तो ये था कॉस्ट कंसेप्ट। आगे की कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। दोस्तों, वी हैव टू बी कंसिस्टेंट इन एवरीथिंग, जस्ट लाइक हम अगर कंसिस्टेंटली स्टडी करें तो हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, वैसे ही हमारे अकाउंटिंग में भी कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ चूज़ कर रहे हो आपके अकाउंट्स लिखने के लिए, वो हमें कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। अगर कोई कारण से आप उस कंसेप्ट को चेंज करना चाहते हो, कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग पॉलिसी में आप कुछ चेंज करने वाले हो, तो हमें अकाउंट्स मना नहीं करता, लेकिन हमें उसका रीज़न बताना पड़ता है और हमें एकदम स्टार्ट से वो चेंज करना होता है। तो ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें किस तरह, हम जब अपनी पॉलिसी डिसाइड करें तो लॉन्ग टर्म सोच के ही डिसाइड करें। उसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो कि डेप्रिसिएशन आप स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे हो या WDV मेथड से कर रहे हो। इसके भी मैं अलग अलग तरीके क्या होते हैं मैं बताऊंगा आपको। तो अगर आपने स्ट्रेट लाइन चूज़ किया है तो आपको कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन फॉलो करना है, और अगर WDV में कन्वर्ट करना है तो उसका रीज़न और फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, जब से आपने पहला SLM, जब से आपने पहला स्ट्रेट लाइन का डेप्रिसिएशन दिया है, तब से उसे WDV का कैलकुलेट करके आगे बढ़ना है। आगे का कंसेप्ट लेते हैं हम कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि हम प्रोबेबल लॉस को तो हमारे बुक्स में ले ले, लेकिन प्रोबेबल प्रॉफिट को हम अपने बुक्स में ना ले। इस कंसेप्ट का कहना यही है कि हमें सेफ प्ले करना है। जब तक हमें एकदम कंफर्म ना हो जाए कि हमें प्रॉफिट आने वाला है, तब तक हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें ज़रा भी अंदेशा है कि ये पैसे नहीं आने वाले या पैसे डूबने वाले हैं, तो उसकी प्रोविज़न हमें बुक्स में करना है। ये बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब होता है कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। उसका एक एग्जांपल अगर हम ले तो समझ लीजिए, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड में 25,000 का था, जिसकी कॉस्ट मार्केट वैल्यू 25,000 है, लेकिन आपने खरीदी करते समय 35,000 में खरीदा, तो हम कंजर्वेटिव प्रिंसिपल के हिसाब से 25,000 या 35,000 जो कम होगी उसी को ही हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। अब देखते हैं आगे की कंसेप्ट, दैट इज गोइंग कंसर्न। बिजनेस एक एजम्पशन लेके चलती है हमेशा से कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो फ्यूचर पीरियड के लिए चलते रहे। फ्यूचर पीरियड यानी एटलीस्ट आगे का 1 साल तो वो बिजनेस कंटिन्यू रहने वाला है। इसी बेसिस पे हम पूरे अकाउंट्स लिखते हैं, और इसी बेसिस पे हमने देखा कि हमारे बिग बुक्स में जो हमने कॉस्ट कंसेप्ट देखी थी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो सारे मशीनरी हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बुक करते हैं और अप्रोप्रिएटली उसके खर्चे हम हर साल डालते जाते हैं। उसी प्रकार से कुछ खर्चे अगर हमने ज़्यादा कर दिए हैं जो उसका बेनिफिट हम अगले साल लेने वाले हैं, तो उसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस की तरह दिखाते हैं और अपने बुक्स में जब तक वो एक्सपेंस आउट नहीं हो जाता तब तक हम अपने बुक्स में कैरी करते हैं। तो ये हमें कंटिन्यू रखना है और हमें लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस करना है, यही सोच से ये अकाउंटिंग लिखी जाती है। इसको हम गोइंग कंसर्न कहते हैं। आगे की कंसेप्ट है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन से कंसेप्ट क्या कहती है कि इनकम हम तभी रिकॉर्ड करें जब वो रियलाइज होने वाली है। यानी क्या, अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया है जून महीने में और उसका पैसा आपको सितंबर में आता है, आपका पैसा भले सितंबर में आया हो लेकिन आपने सेल कब किया है, जून में, तो हम हमारे बुक्स में उसे जून में ही रिकॉर्ड करेंगे। यानी हमने जब सेल कर दिया, जब हमने हमारे सेल कर दी चाहे सर्विस रेंडर कर दी, तो वो रिलाइजेबल हो जाता है, मतलब रिसीवेबल हो जाता है, भले उसका पैसा हमें कुछ दिनों बाद क्यों ना आए। तो ये कंसेप्ट था रिलाइजेबल कंसेप्ट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। चलिए देखते हैं आगे का कंसेप्ट, जो कि है एक्रूअल। एक्रूअल यानी क्या, जो भी हम खर्चा इस साल कर रहे हैं उसको हमें इसी साल में लेना है, ये ज़रूरी है, भले उसका पेमेंट हम बाद में क्यों ना करें। वैसे ही जो इनकम हमें इस साल, हमने जिस काम को इस साल कंप्लीट कर दिया है, उस काम का पैसा या रिसीट या बोल सकते हो इनकम हमें इसी साल बुक करना है, ना कि अगले साल जिस साल में हमें पैसे मिलने वाले हैं। तो इट इज़ कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंस व्हेन पेएबल और रिसीट व्हेन रिसीवेबल। तो इसी की वजह से हमने हमारे बुक्स में आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स की एंट्री दिखती है। समझ लीजिए कंपनी ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं मार्च 1 जनवरी को, और उसे इंटरेस्ट क्वार्टरली मिलता है। भले उसे पैसे मिले ना मिले, अपने बुक्स में वो एक्रूअल बेसिस पे इंटरेस्ट की इनकम बुक कर लेता है। दैट इज़ एक्रूअल कंसेप्ट। आगे का कंसेप्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट।
ड्यूअल एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, इसके ऊपर से ही सारा अकाउंट्स लिखा जाता है। आपने सुना होगा कि टू एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट, यही कंसेप्ट इसमें यूज़ होती है। हम जो भी एंट्री करते हैं उसका दूसरा इम्पैक्ट होता ही है, उसका सिमिलर इम्पैक्ट दूसरे अकाउंट में होता है। अगर आप यहाँ पे कुछ अकाउंट को डेबिट कर रहे हो तो उतने ही इक्वल अमाउंट का कोई अकाउंट में क्रेडिट जाना ज़रूरी है। यही कंसेप्ट को हम ड्यूअल कंसेप्ट कहते हैं। इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड एक फार्मूला बनता है कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। यानी क्या, आपका कैपिटल और आपका पेएबल, ये जितना भी होगा आपकी बैलेंस शीट की टोटल, वो आपके एसेट साइड के टोटल से हमेशा मैच होगी। अगर वो मैच नहीं हो रही तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। तो चलिए देखते हैं दूसरा आगे का कंसेप्ट, जो कि है डिस्क्लोज़र। डिस्क्लोज़र यानी क्या, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आपको जब भी टाइम मिले तो कोई कंपनी का एक एनुअल रिपोर्ट ज़रूर देखिएगा। भले आप उसे समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन उसे एक बार देखिएगा ज़रूर और अपने साथ भी ज़रूर रखिएगा। उसी में आप एक पार्ट देख पाओगे कि डिस्क्लोज़र का, यानी जो भी आप अकाउंटिंग कंसेप्ट या प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो उसे एक जगह लिखी जाती है, ताकि जो उसे पढ़ रहा है, जो भी फाइनेंशियल एनालिसिस उसे पढ़ रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट पढ़ रही है, वो आपकी पॉलिसी समझ पाए और उसे समझ में आए कि आपने अपना अकाउंट्स किस तरीके से लिखा है। और इसी पार्ट में अगर आपने कोई चेंजेस किए होंगे आपके पॉलिसी में लास्ट ईयर से इस साल में, तो वो भी हमें उसे मार्क करना है और बताना है कि ये क्या किया और क्यों किया गया है। तो ये डिस्क्लोज़र देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका अकाउंट लोगों को समझ में आए और आसानी से समझ में आए। आगे का कंसेप्ट देखते हैं, जो कि है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी यानी क्या कि क्या आपके इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन आपके बिजनेस के पर्सपेक्टिव से लोगों को इम्पैक्ट कर सकती है, वो मटेरियलिटी कंसेप्ट में कही जाती है। यानी कोई डिसीजन अगर आप किसी को बताते हो और उस वजह से उसका नज़रिया आपके बिजनेस की तरफ चेंज हो सकता है, वो कंसेप्ट को हम मटेरियलिटी कहते हैं। मटेरियलिटी का एक और कंसेप्ट ये भी हो सकता है कि भाई अगर आप कोई चीज़ डिस्क्लोज़ करते हो अपने पॉलिसीज़ के बारे में, या आपने कोई डिसीजन लिया है उसे डिस्क्लोज़ करते हो और उसकी वजह से सामने वाला इन्वेस्टमेंट करने वाला था और रुक जाता है, तो ये आपके बिजनेस के लिए मटेरियल है और उसे दिखाना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम ये बहुत थोड़ा सब्जेक्टिव टर्म होता है। किसी के लिए कोई चीज़ मटेरियल हो सकती है, किसी के लिए कोई चीज़ मटेरियल नहीं भी हो सकती। यानी आपके लिए शायद 10,000 रुपये की शॉपिंग करना मटेरियल नहीं हो, वो आपका मंथली एक पॉकेट मनी एक्सपेंडिचर हो। लेकिन किसी कमज़ोर आदमी के लिए 10,000 रुपये पूरे महीने की कमाई या पूरे परिवार का खर्चा हो सकता है। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सब्जेक्टिव टर्म है, इसे हमें सोच समझ के यूज़ करना होता है। तो वो हमें धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ही आता है। आगे का लेते हैं मैचिंग कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है, ये कंसेप्ट कहता है कि भाई जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो या जो भी आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हो, तो उसके अगेंस्ट वाला एक्सपेंडिचर उसी साल में बुक हो। यानी अगर आपने मशीनरी यानी आपने कोई खर्च मटेरियल ख़रीदा है, तो उसका अगर एक्सपेंडिचर आप इसी साल बुक कर रहे हो, तो उसका सेल अगर इसी साल हो रहा है तो उसका रेवेन्यू भी आपको इसी साल बुक करना है, ना कि अगले साल। सेम वे अगर आप इनकम डाल रहे हो, इनकम समझो आपने डिविडेंड, कोई कंपनी से आपको डिविडेंड मिलता है और डिविडेंड के एवज में आपने कुछ खर्चा किया है, भाई आपने ब्रोकरेज पे किया है या कुछ चार्जेस पे किए हैं डीमैट के, तो वो सारे खर्चे भी उसी साल उसी इनकम के अगेंस्ट मैच होना चाहिए। ये ज़रूरी है हमें देखना समझना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये सारे कंसेप्ट मैंने जो अभी 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 आपको बताए। और चलिए मैं अभी आगे बढ़ने से पहले एक रिवीजन ले लूँ इस सारे कंसेप्ट का। चलिए देखते हैं। बिजनेस एंटिटी यानी बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं। मॉनेटरी मेजर यानी सिर्फ पैसे के ट्रांजैक्शन को हम इसमें बुक करते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट यानी क्या, जो भी इस साल का खर्चा है उसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखते हैं, जो भी एसेट हम लेते हैं वो सारे। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज हमें कंसिस्टेंटली फॉलो करने हैं और एक बताने हैं। कंजर्वेटिज्म यानी क्या, टू प्ले सेफ, यानी जो एक्सपेंडिचर आपको लग रहा होने वाला है उसे तुरंत लिखे और जो इनकम जब तक होती नहीं तब तक उसे बुक ना करें। गोइंग कंसर्न,
आपका बिजनेस अगले साल तक कंटिन्यू रहेगा, ये एक एजम्पशन है। रियलाइजेशन यानी क्या, जब तक आप सर्विस रेंडर ना कर दे या अपनी सेल कंप्लीट ना कर दे तब तक आप उसे रियलाइज़ ना करें उस इनकम को। एक्रूअल, जिस साल का खर्चा है उसी साल बुक करें, चाहे पेमेंट अगले साल क्यों ना हो। ड्यूअल एस्पेक्ट यानी टू इक्वल इक्वल क्रेडिट एंड डेबिट एंट्रीज, यानी टू एवरी डेबिट देर इज एन इक्वल क्रेडिट। डिस्क्लोजर, टू डिस्क्लोज एवरी अकाउंटिंग पॉलिसीज एट वन प्लेस। मटेरियलिटी यानी जो आपके बिजनेस को बिजनेस डिसीजन को प्रभावित कर सकता है दूसरों के लिए, दैट इज़ मटेरियल। एंड मैचिंग कंसेप्ट कि जो भी एक्सपेंडिचर आप ले रहे हो उसका रेवेन्यू इसी साल मैच हो या जिस साल का रेवेन्यू है उसका एक्सपेंडिचर उसी साल से मैच हो, दैट इज़ मटेरियल कंसेप्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। दोस्तों एक बार ये रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए मैं यहीं पे एक ब्रेक लेता हूँ ताकि आपके ऊपर ओवरडोज ना हो। अगले वाले कंसेप्ट में हम लेके आएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इशू कर रखे हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय एंड कीप अस सब्सक्राइब्ड एंड शेयर आवर वीडियो।